तो 2025 एनिमे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल रहा है, जिसमें हमको हर तरीके के एनिमेस देखने को मिले थे और उनमें से कुछ एनिमेस बहुत ज्यादा ही अच्छे थे और कुछ तो ठीक ही थे। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको वो सारे एनिमेस बताऊंगा जो कि मैं इस साल देखने वाला था या फिर देख चुका हूं, और मैं उन एनिमेस को कुछ टियर्स में रैंक करूंगा ताकि आप लोग ये पता कर सको कि आपको उनमें से कौन से एनिमेस देखने चाहिए। तो अब जो आज की इस वाली वीडियो में टियर्स आने वाले हैं, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। तो जो हमारा 4th टियर है वो हमारा ड्रॉप्ड एनिमेस का टियर है, जिसमें कुछ एनिमेस ऐसे हैं जो मैंने बीच में से देख के छोड़ दिया या फिर मैं उनको किसी कारणवश शुरू ही नहीं कर पाया। और अब जो 3rd टियर पे हमारा एनिमेस आता है, उसमें हमारे वो सब एनिमेस आते हैं जो मेरे को उतने कुछ खास तो नहीं लगे, बट या हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। टियर 2 पे वो सब एनिमेस आते हैं जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इन एनिमेस ने मेरे को पूरे साल भर बहुत ज्यादा एंटरटेन करा। और अब जो टियर 1 पे एनिमेस आते हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ द ईयर का टाइटल देना चाहूंगा। माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। इसका सीजन 1 तो मैंने पिछले साल नवंबर दिसंबर के टाइम पर ही देखा था, और सच बोलूं तो मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लगा था, मुझे बस ये ठीक ठीक लग रहा था। और जब इसका सीजन 2 आया था तब मैं उतना कुछ एक्साइटेड नहीं था इसको देखने के लिए, पर या मेरे दोस्तों के कहने पे मैंने इसको देखा। और इसकी सीजन 2 का मेरे को वो वाला सीन सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, जब हमारा गोजो और मरीन साथ में कॉस्प्ले के लिए खरीदी करने जाते हैं और वहाँ पे एक चीचा अज्यूम करते हैं कि ये सारे जो लड़कियों वाली कॉस्प्ले है वो हमारा गोजो पहनेगा। और यही एक लौता पॉइंट था जहाँ मैंने इस एनिमे को एंजॉय करा था, और उसके बाद के कुछ एपिसोड जब मैंने देखे तब मेरा मन नहीं करा इसको देखने का, और फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया। और इसी के साथ ये मेरे इस साल का एक लौता एनिमे जो मैंने बीच में से ही ड्रॉप कर दिया। अरे चिंता मत करो, इस लिस्ट में हमारे अभी और भी एनिमेस बचे हैं। अब मैं वो सारे एनिमेस बताऊंगा जो मैं इस साल देखना तो चाहता था, बट मैं किसी वजह से देख ही नहीं पाया यार उनको। फायर फोर्स सीजन 3, इसका एनिमे मैंने इसी साल खत्म करा था, पूरा 1 और 2 सीजन पूरे खत्म कर दिए थे मैंने, और मैं इसका 3rd सीजन भी देखना चाहता था, बट अगेन टाइम की कमी की वजह से मैं इसको देख ही नहीं पाया, और मैं इसको फ्यूचर में जरूर से देखना चाहूंगा। सांदा, एक ऐसा एनिमे जिसमें हमको सेंटा क्लॉज के डिसेंडेंट को दिखाया जाता है। बस इतनी सी चीज मेरे लिए काफी थी इस एनिमे को देखने के लिए, लेकिन भाई मैं देख ही नहीं पाया इस एनिमे को। और ऊपर से जिन्होंने दान के एनिमेशन करी है साइंस आरो, उन्होंने इसी की भी एनिमेशन करी है। समर टाइम हिकारो डाइज, एक ऐसा एनिमे जिसके एनिमेशन तक परफेक्ट है, स्टोरी भी परफेक्ट है, बट या मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, तभी तो नहीं देख पाया इसको। कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2, इसका सीजन 1 मैंने इसी साल जुलाई और जून के टाइम पे देखा था, और अगर मैं सच बोलूं तो इसका सीजन मैंने सिर्फ इसीलिए देखा था ताकि मैं क्रीपी नट्स का डार्टिन वाला गाना सुन सकूं, और या शायद इसी वजह से मैंने इनका सीजन 2 देखा ही नहीं, जबकि मैं इनके सीजन 2 की ओपनिंग मिराज बहुत बार सुनता रहता हूं। तो चलो ड्रॉप्ड एनिमे की लिस्ट में जो हमारा लास्ट एनिमे आता है वो हमारा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है। और अगर मैं सच बात बोलूं तो मैं कोई सा भी एनिमे शुरू करने से पहले उसके रिव्यूज जरूर से देखता हूं, जैसे कि उस एनिमे की एनिमेशंस कैसी है, उसका पावर सिस्टम कैसा है, और उसके कैरेक्टर्स आखिर कितने अच्छे हैं। और सच बात बोलूं तो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज में ये सारी चीजें थी, बट उसमें एक मेन चीज की कमी थी जो कि थी पेसिंग। और हाँ, मैं इसको देखना तो चाहता था, बट मैंने इसकी पेसिंग की वजह से इसको नहीं देखा। तुम बताओ मैं इसकी मानवा पढ़ूं या नहीं। वन पंच मैन सीजन 3, इसका पूरा सीजन मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, सिर्फ स्टोरी के बारे में बोल रहा हूँ वैसे मैं। और एपिसोड 7 से ऊपर वाले एपिसोड के एनिमेशन उतने कुछ खास नहीं है, मतलब सच बोलो तो बिल्कुल भी खास नहीं है, लेकिन जो एपिसोड 8 की एनिमेशन थी वो बहुत ज्यादा ही कमाल की थी। वैसे देखा जाए तो एपिसोड 8 उतना भी कुछ खास नहीं था, बट वन पंच मैन सीजन 3 के हिसाब से देखे तो भाई वो टॉप पे था। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो सिर्फ वन पंच मैन के 8 ही एपिसोड आए हैं, और मेरे एडिटर को एडिट करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है वीडियोस को, इसलिए या मैं उसी हिसाब से इसको टियर 3 पे रख रहा हूँ। विंड ब्रेकर सीजन 2, इसके सीजन 2 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था सच बताऊं तो, बट फिर भी मैंने इसका 2nd सीजन भी देख लिया, क्योंकि मैंने इसका 1st सीजन भी देखा तो और मेरे को वो अच्छा भी लगा था, इसलिए मैंने 2nd सीजन को भी ट्राई करा, और मुझे विंड ब्रेकर का सीजन 2 अच्छा भी लगा। बट सच बोलो तो फिर मेरे को जो टियर 2 पे एनिमे है उनसे बहुत ज्यादा कम अच्छा लगा ये साकामोतो डेज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पिछले साल ही देखा था 2024 में, और फिर साकामोतो डेज पार्ट 2 देखने के बाद मैंने बोला कि इन लोगों ने एनिमेशन तो इम्प्रूव करी है, जो कि कुछ एनिमे से तो हो ही नहीं पा रही। और इसको टियर 3 पे रखने का यही रीजन है कि भाई मेरे को कहानी बड़ी सिमिलर सी लगी जैसे इसके पार्ट 1 में थी।
काइजू नंबर 8 सीजन 2। जहाँ तक मुझे याद है इसके सीजन 1 ने मुझे बहुत ज्यादा ही एंटरटेन करा था और सीजन 1 में हमको बहुत ज्यादा ही अमेजिंग फाइट्स देखने को मिली थी पिछले साल। बट ये चीज सीजन 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीजन 2 में कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करा है एज कम्पेयर टू फाइट्स। हाँ, फाइट्स तो हुई है इस सीजन, लेकिन फाइट से ज्यादा इस सीजन में कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है ज्यादातर कैरेक्टर्स का। अरे जैसे कि हमारा काफका हिबिनो, लेनो इचिकावा और हमारा वो इहारू, लेनो का दोस्त भाई। गाचियाकुता सीजन 1 ये एक ऐसा एनिमे है जो कि इसी साल 2025 में आया और इसने मेरे अटेंशन काफी जल्दी ग्रैब कर ली। जिसमें कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक लौंडा जो कि है रूडो, और उस पे इंजाम लगा है अपने सौतेले बाप को मारने का। और इस वर्ल्ड में इंजाम ही काफी होता है सजा देने के लिए, इसीलिए रूडो को फेंक दिया जाता है पिट में, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रिमिनल्स को और सरफेस के कूड़े कचरे को फेंक दिया जाता है। और इसी के साथ रूडो का बस अब एक ही मोटिव है, जो कि है उसके सौतेले बाप के कातिल को ढूंढ के उसको मार डालना। दान द दान सीजन 2 में हमको दिखाई जाती है इविल आई वाली आर्क, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और दान द दान सीजन 2 ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करा, बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो इसकी एनिमेशन थी इस सीजन की, वो पिछले वाली सीजन से बेहतर थी। और इन्होंने सीजन 2 के एंडिंग में एक बहुत ही तगड़ा सा क्लिफ हैंगर लगाया है। एंड बीइंग अ मांगा रीडर, जो सीजन 3 आने वाला है वो इससे भी ज्यादा कमाल का होगा। रीज़ीरो सीजन 3 का पार्ट 2। इस सीजन को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, क्योंकि भाई इस सीजन मैंने रेगुलर्स को पिटते हुए देखा है भाई, वो भी अच्छी तरीके से। और भाई जिस हिसाब से उस बंदे की पावर्स थी, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि कोई इसको हरा भी पाएगा। बट फिर तभी हमारा रेनहार्ट आता है और उसकी अच्छे से भाई कुटाई करता है, और उसी की वजह से एमिलिया ने भी अपने हाथ साफ कर लिए थे भाई। और ऊपर से मेरे को ये देख के बड़ी खुशी हुई, जो हमारा लौंडा सोबारू है वो इस सीजन बस एपिसोड की शुरुआत में ही मरे जा रहा था, मतलब पहले एपिसोड में, लेकिन फिर जाके उसने सब एक ही बारी में खत्म कर दिया। स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, मैं शुरुआत से ही स्पाई एक्स फैमिली का एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और इसी वजह से मैं सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जब मैंने स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 देखा, तब मैंने बोला कि दैट्स द थिंग व्हिच आई वांट। जिसमें शुरुआत के 5th या 4th एपिसोड में आन्या किसी ट्रिप में जाती है, लेकिन उसकी बस ही हाईजैक हो जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि लॉयड अभी कहीं और मिशन करने गया है कोई दूसरा, और यॉर को तो पता ही नहीं है कि जिस बस में आन्या है वो अब हाईजैक हो चुकी है। और जिसका मतलब यह है कि आन्या की मदद करने अब कोई भी नहीं आ सकता। और वो लोग तो तुम एनिमे में ही देख लेना कि इस सीजन कैसे आन्या उस चीज से डील करती है। और गाइस अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक सिर्फ 12 ही एपिसोड आए हैं, और उस एपिसोड में लॉयड की बैंड बज चुकी है भाई, जिसमें हमको विंस्टर व्हीलर करके एक नए जासूस से मिलाया जाता है, और भाई वो लॉयड की भुस्सी भर देता है। वैसे शक तो मुझे हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि लॉयड इतनी आसानी से किसी से हार भी सकता है, नहीं हार सकता। अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। अब तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस एनिमे का नाम कभी सुना ही नहीं होगा, बट अगर तुमने ये एनिमे का नाम कभी सुना ही नहीं है तो फिर मैं बोल रहा हूँ तुम एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हो गाइस, क्योंकि हमारे ये वाला एनिमे सेट है एंशिएंट टाइम के चाइनीज कल्चर पे, और स्टोरी रिवॉल्व करती है माओ माओ नाम की लड़की पे, जो कि एक अपोथेकेरी होती है, और उसके अपोथेकेरी स्किल्स को देखते हुए उसको रेयर पैलेस में रख लिया जाता है। और जिनसी सिंपल सी बात है, रेयर पैलेस में जो भी गड़बड़ होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी रेयर पैलेस में कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती हैं जो कि जिनसी खुद से सॉल्व नहीं कर पाता, और यहीं पर ही वो हेल्प लेता है माओ माओ की। एंड बीइंग अ अपोथेकेरी, माओ माओ का IQ भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मिस्ट्रीज को आसानी से सॉल्व कर लेती है। बट सीजन 2 में मिस्ट्रीज कम और कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा ही अच्छे से फोकस करा है। और हाँ, अगर तुम कुछ 11 या 12 एपिसोड पे आओगे तो फिर तुम विटनेस करोगे फ्रॉग वाले मोमेंट को। सीधे सीधे मैं तुमको यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ज्यादा ही अच्छा एनिमे है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 2। अब ये वाला एनिमे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, तो तुम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जरूर से जानते होंगे, और ये उन न्यू जेन एनिमेस है जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को ज्यादा ही जल्दी गेन कर ली थी। एंड सीजन 2 मानवा की जीजो आइलैंड वाली आर्क को कवर करता है, जो कि कुछ ज्यादा ही ढांसू थी भाई। बोले तो इस सीजन में वो सारी चीजें थी जो एक परफेक्ट एनिमे में होनी चाहिए। अब तुम में से ज्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि सोलो लेवलिंग ने 2025 का एनिमे ऑफ द ईयर और ऐसी भतेरे अवार्ड्स जीत रखे क्रंची रोल के। ताकोपीज ओरिजिनल सेंस। अब ये वाला एनिमे का नाम भी तुम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से तुमको ये वाला एनिमे जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि ये वाले एनिमे में बहुत ज्यादा ही कम एपिसोड है, जो कि अराउंड 6 एपिसोड्स, जिसमें कहानी में हमको दिखाई जाती है शिजुका नाम की एक लड़की जो कि मरीन नाम की लड़की से बुली होती है हर दिन। और ऐसे ही एक दिन शिजुका मरीन की बुलिंग से बचने के लिए एक मैन होल के पाइप में छुपने को जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसको एक चीज दिखाई देती है, जहाँ पे उसको एक क्यूट से दिखने वाला एलियन दिखता है जो कि ऑक्टोपस के शेप का होता
है और उस एलियन का नाम थोड़ा अजीब सा होता है। तो शिजुका उसको खुद से एक नाम देती है जो कि है ताकोपी, और ताकोपी को शायद ऑक्टोपस भी कहते हैं जापानीज में। और अगर तुम थोड़ी देर और देखोगे इस एनिमे को तो तुमको थोड़ी होलसम वाइब आएगी, लेकिन भाई वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं तुमको स्पॉइलर देना तो नहीं चाहता, बट पहले ही एपिसोड में एक ऐसी चीज होगी जो कि तुमको हुक कर देगी पूरा एनिमे देखने के लिए। वन पीस एग हेड, भाई ये वाली आर्क बहुत ज्यादा ही कमाल की थी। और हाँ, शुरुआत के बहुत सारे एपिसोड में तो हमारी कुमा की बैक स्टोरी दिखाई थी, बट बाद में जो एक्शन दिखाया था हमको भाई, उसमें तो मजा ही आ गया भाई मुझे। खास करके वो वाला मोमेंट जब एमेट जॉय बॉय के हाकी को रिलीज करता है और 5 एल्डर्स तो भाई भाग ही जाते कहीं और जितने भी नेवी वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन भी। और भाई लूफी खुद एडमायर करता है कि ये वाली हाकी उसकी हाकी से भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और अगर अब मैं ओवरऑल बोलूं तो फिर एग हेड मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा अच्छी आर्क थी जिसमें हमको हर एक चीज देखने को मिली थी। जिसके बाद अब हमको जो आर्क देखने को मिलेगी वो है एल्बाफ, और उसके लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, ये एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने इसको देखा है वो लोग बस यही बोलेंगे ये इस साल का सबसे बेस्ट रोम कॉम है। अब सच बताओ तो मुझे रोम कॉम एनिमे उतने कुछ खास पसंद तो नहीं है, क्योंकि आई एम दैट शोनेन गाय। और अगर मैं कुछ ज्यादा ही सच बोलूं तो फिर इस वाले एनिमे को मिला के मैंने कुछ 7 या फिर 8 ही रोम कॉम एनिमे देखे हैं टोटल अभी तक। बट द थिंक मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगता है वो है इसका रियलिज्म। अब तुम खुद ही देख लो, आजकल के रोम कॉम एनिमे में एक ही लड़के के पीछे 2-2, 3-3, यहाँ तक कि 100 लड़कियां तक होती हैं, विच इज ट्रूली अनरियलिस्टिक। और इसी वजह से मुझे फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी इतना ज्यादा पसंद है। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस एनिमे की सिंप्लिसिटी ही बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। और अगर तुम लोग रोम कॉम देखते हो और तुमने इसको नहीं देखा है तो फिर मैं तुमको जरूर से बोलूंगा कि इसको देखो भाई, माय हीरो एकेडमिया सीजन 8। अब ये वाला एनिमे मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है भाई। अब मुझे नहीं पता बीच में माय हीरो एकेडमिया की फ्रेंचाइजी को क्या हो गया था, सभी लोग इस एनिमे को ड्रॉप कर रहे थे, बट मैं हमेशा से इस एनिमे की तरफ था। अब ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि सीजन 5 से इसकी कहानी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और ऊपर से जो स्टूडियो बोन्स ने जो इस एनिमे पे काम करा है एनिमेशन में, भाई साहब जिन लोगों ने एनिमे नहीं देखा ना वो भी इसका सीजन 8 देख रहे हैं। और इस सीजन तो भाई बाकुगो कुछ अलग ही बन गया था भाई। अगर वो पूरी सीरीज में ऐसा होता ना तो फिर मैं पूरा एमएचए सिर्फ उसी के लिए देखता। और हाँ, ये एमएचए का एकदम लास्ट सीजन था, लेकिन अभी भी इसके एक एपिसोड बचा है जो कि 2 मई 2026 को आएगा, जिसके साथ एमएचए पूरे के पूरे 10 साल लगा के एंड हो जाएगा कंप्लीटली। और लास्ट में मेरे को वो देख कर तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारा डेकू प्रो हीरो तो बन चुका है दोबारा से। और कमाल की बात तो यह है कि डेकू सिर्फ एक ही महीने में नंबर 4 की पोजीशन पे आ जाता है और उसके जस्ट पीछे ही नंबर 5 पे है बाकुगो। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। और जाने से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, सब्सक्राइब।